दुनिया के सबसे साफ सुथरे और व्यवस्थित घर अक्सर उन लोगों के होते हैं जो असल में अपना कोई बहुत जरूरी काम टाल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब हर किसी की कहानी है ना? ये सुनने में शायद एक मजाक लगे, लेकिन जरा सोचिए, जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर मंडरा रही होती है तो अचानक से कमरे की सफाई करना या कीबोर्ड के कोनों में जमी सालों पुरानी धूल को साफ करना दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मिशन क्यों लगने लगता है? एकदम सही बात है। मतलब सामने खाली स्क्रीन घूरती रहती है और इंसान इस गहरी सोच में डूब जाता है कि पहले किताबों की शेल्फ को वर्णमाला के क्रम में लगाना ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा दिलचस्प और सार्वभौमिक अनुभव है जिसे शायद ही कोई अछूता हो। काम जितना बड़ा, जितना डरावना और जितना चुनौतीपूर्ण होता है, उससे भागने के तरीके उतने ही रचनात्मक, अजीबोगरीब और कभी-कभी तो बेहद हास्यास्पद होते जाते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग मतलब एक बहुत ही शातिर वकील की तरह काम करने लगता है, जो काम न करने के 100 वैध तर्क पेश कर देता है। ये बहुत जरूरी है। आज का विषय देखने में बहुत ही आम लगता है, लेकिन किसी भी बड़े सपने, लक्ष्य या करियर के लिए ये एक दीमक की तरह है। टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन। और आज इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो कोई आम सेल्फ हेल्प की किताब नहीं है। ये उन किताबों में से बिल्कुल नहीं है जो मीठी मीठी बातें करके सांत्वना देती हैं या कहती हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये वैसी बिल्कुल नहीं है। दरअसल आज हम जिस किताब का विश्लेषण कर रहे हैं वो है 2014 में आई एंड्रू बुचर की लिखी गई हाउ टू प्रोक्रास्टिनेट लाइक अ प्रो, 101 of the most deadly procrastination techniques। क्या बात है, टाइटल ही कितना मजेदार है ना? अगर इस किताब के टोन और अंदाज की बात करें तो ये बेहद व्यंग्यात्मक, तीखी और जानबूझकर कठोर रखी गई है। इस अजीबोगरीब व्यवहार का ऐसा पर्दाफाश करना कि पढ़ने वाला खुद अपनी आदतों पर शर्मिंदा हो जाए और चुपचाप वापस अपने काम पर लौट जाए। मतलब एक कड़वी दवा की तरह। बिल्कुल, ये किताब एक बहुत ही कड़वी दवा की तरह है जिसे एक चुभने वाली हंसी के रैपर में लपेटा गया है। ठीक है, आइए इस मुद्दे को खोलते हैं। हमारा मिशन आज सिर्फ इन 101 मजेदार और कभी-कभी बेवकूफी भरे टाल मटोल के तरीकों पर हंसना नहीं है। एकदम सही। हमें उस मनोवैज्ञानिक सच्चाई की जड़ तक जाना है जो इंसान को अपना सबसे जरूरी काम करने से रोकती है। तो शुरुआत करते हैं टाल मटोल के सबसे खतरनाक और धोखेबाज तरीके से, जहां काम टालना बिल्कुल काम करने जैसा ही लगता है। The illusion of productivity, right? हाँ, किताब का पहला ही तरीका है ऑर्गेनाइज और उसके तुरंत बाद आता है नोट टेकर। अक्सर होता यह है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने है और दिमाग कहता है रुको, काम शुरू करने से पहले माहौल का व्यवस्थित होना जरूरी है। पहले मैं अपनी पूरी डेस्क साफ करूंगा। वही तो, फिर मैं अपने सारे नोट्स को अलग अलग रंगों के फोल्डर में रखूंगा। इंसान पूरा दिन सिर्फ रंग बिरंगे हाइलाइटर से नोट्स बनाने और सूचियां तैयार करने में निकाल देता है और शाम तक काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जो मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है वो बहुत चालाक है। हमारा दिमाग हमें यह एहसास दिलाता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि डेस्क साफ करना भी तो मेहनत का काम है। बिल्कुल, डेस्क साफ करना या नोट्स को व्यवस्थित करना भी अपने आप में ऊर्जा लेता है। इसलिए दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को लगता है कि कुछ तो हासिल हो रहा है। अच्छा, तो डोपामाइन रिलीज होता है। एकदम सही। डोपामाइन का एक छोटा सा स्राव होता है जो संतुष्टि देता है, लेकिन असल में ये असली काम की जटिलता से बचने का एक बेहद सुरक्षित और शानदार बहाना है। इसे मनोविज्ञान में उत्पादकता का भ्रम कहा जाता है। दिमाग को चुनौती नहीं चाहिए, उसे बस व्यस्त होने का एहसास चाहिए। सीरियसली, इसी व्यस्त होने के एहसास से जुड़ा एक और शानदार तरीका एंड्रयू बुचर ने अपनी किताब में बताया है, व्हाट डू यू नो एनीवे। ये वाला बहुत क्लासिक है ना? इसमें लेखक बताते हैं कि कैसे कोई नया काम शुरू करने से ठीक पहले इंसान खुद की जानकारी और अपनी काबिलियत पर ही शक करने लगता है। अचानक अंदर से एक आवाज आती है कि क्या मेरे पास इस विषय पर पर्याप्त जानकारी है? और फिर रिसर्च का बहाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, किताबों और डीवीडी का अंबार लगाना। मतलब एक साधारण सी रिपोर्ट लिखने के लिए विकिपीडिया के अथाह जाल में गोते लगाना, फिर वहां से किसी अनजान व्यक्ति के ब्लॉग्स पढ़ने लगना। हाँ, ये सोचकर कि काम का पहला शब्द लिखने से पहले दुनिया भर का सारा ज्ञान हासिल कर लेना अनिवार्य है। एग्जैक्टली। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का एक क्लासिक जाल है। जानकारी इकट्ठा करना इंसान को बहुत सुरक्षित महसूस कराता है। वो कैसे? जरा सोचिए, जब तक कोई व्यक्ति सिर्फ रिसर्च कर रहा है तब तक वो कोई गलती नहीं कर सकता। पॉइंट है। रिसर्च के दौरान कोई उसे जज नहीं कर सकता, कोई उसे फेल नहीं कर सकता। असली काम शुरू करने का मतलब है खुद को दुनिया के सामने लाना, जोखिम उठाना,
जहां असफलता का सीधा डर होता है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। है ना? इसलिए और ज्यादा रिसर्च करना असफलता के डर के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन जाता है। इंसान काम टाल नहीं रहा होता, वो दरअसल फेल होने की संभावना को टाल रहा होता है। वाकई। और अगर ये रिसर्च वाली ढाल भी काम ना आए तो दिमाग एक नई चाल चलता है। किताब में इसे डिसीजंस वाले चैप्टर में बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। हाँ, वो फॉन्ट वाला हिस्सा। ये हिस्सा इतना सटीक है कि पढ़ते हुए अपनी हरकतों पर हंसी आ जाती है। मान लीजिए किसी को एक प्रेजेंटेशन बनानी है। अब प्रेजेंटेशन में क्या लिखा जाएगा वो तो दूर की बात है, इंसान इस बात पर पैनिक अटैक झेल रहा होता है कि फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल एरियल या टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, लेखक ने इसका बड़ा मजाकिया अंदाज में जिक्र किया है। किताब की लाइनें कुछ इस तरह हैं, मानो कोई पैनिक में गाना गा रहा हो। Which font do you want? Which font do you want? कॉमिक साइंस तो बहुत अनप्रोफेशनल हो जाएगा ना। वही तो। और फिर पूरा दिन सिर्फ शब्दों को सिलेक्ट करके उनके फॉन्ट बदलने में निकल जाता है। इस पर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। बताइए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई धावक रेस में दौड़ने के लिए ट्रैक पर खड़ा हो और रेस शुरू होने की सीटी बजने से ठीक पहले वो अपने जूतों के फीते बांधना शुरू कर दे। हाँ, बहुत सही। और वो उन फीतों को तब तक बांधता और खोलता रहे जब तक कि रेस ही खत्म ना हो जाए। तो क्या हम ये मान लें कि परफेक्शन के नाम पर दरअसल इंसान अपनी जिम्मेदारियों से छिपने की कोशिश कर रहा है? इस एनालॉजी में अगर हम एक कदम और आगे बढ़ें तो मनोवैज्ञानिक सच और भी गहरा हो जाता है। वो धावक जूतों के फीते इसलिए बार बार नहीं मान रहा क्योंकि उसे सबसे बेहतरीन तरीके से फीते बांधने हैं। तो क्यों मान रहा है? वो परफेक्शनिज्म नहीं है, वो दरअसल अपने लिए एक बचाव का रास्ता तैयार कर रहा है। जब रेस खत्म हो जाएगी और वो हार जाएगा तो वो खुद से और दुनिया से कह सकेगा, मैं रेस हारा नहीं हूं, मैं तो दौड़ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे जूते तैयार नहीं थे। माइंड ब्लोइंग। मतलब हम खुद को पहले ही एक बहाना दे रहे हैं। बिल्कुल। परफेक्शनिज्म अक्सर उत्कृष्टता या सबसे अच्छा काम करने की चाहत नहीं होता, बल्कि यह असफलता के डर का एक बहुत ही चालाक रूप होता है। फॉन्ट चुनना या मार्जिन सेट करना ऐसे छोटे और महत्वहीन फैसले हैं जिन पर पूरा नियंत्रण होता है। इन छोटे फैसलों को इतना बड़ा बना दिया जाता है ताकि असली और डरावनी चुनौती से ध्यान पूरी तरह हट जाए। ये वाकई एक बहुत बड़ा सच है कि हम परफेक्शन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किताब बताती है कि जब तैयारी और परफेक्शन का ये मानसिक बहाना भी खत्म हो जाता है तो हमारा दिमाग एक पूरी तरह से नए स्तर पर उतर आता है। मतलब शरीर और माहौल वाला बहाना। हाँ, वो हमारे खुद के शरीर और हमारे आसपास के माहौल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। इस सेगमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जो हर घर और दफ्तर की रोजमर्रा की कहानी है। जैसे वो चाय वाला चैप्टर। बिल्कुल। किताब का चैप्टर टी ब्रेक और उसके तुरंत बाद आने वाला चैप्टर टीवी हमन। होता यह है कि काम करने बैठे 5 मिनट हुए नहीं कि लगता है एक कप बढ़िया सी चाय या कॉफी बन जाए तो फोकस अच्छा होगा। हाँ, बिना कैफीन के तो दिमाग चलेगा ही नहीं। और इंसान उठकर किचन में जाता है और फिर पूरे दिन में इतनी ज्यादा कैफीन शरीर में उड़ेल ली जाती है कि हर 10 मिनट में वॉशरूम जाने की एक नई मजबूरी पैदा हो जाती है। इसे शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक फिजिकल एस्केप है। अच्छा। हाँ, जब दिमाग किसी कठिन काम पर फोकस करने की कोशिश करता है तो उसे मानसिक थकान और असहजता महसूस होती है। दिमाग इस असहजता को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसलिए वो शरीर को उठकर चलने का संकेत देता है। ओहो, मतलब प्यास न होने पर भी पानी पीना। एग्जैक्टली। प्यास ना होने पर भी पानी पीना या कैफीन की तलब पैदा होना, ये अक्सर काम से पैदा हुई घबराहट या एंजाइटी को छुपाने का शरीर का अपना तरीका होता है। शरीर कहता है कि मुझे काम से ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे तो बस वॉशरूम जाना है। जो कि एक पूरी तरह से जायज शारीरिक जरूरत लगती है। बिल्कुल। और आप खुद को दोषी भी नहीं मानते। और माहौल को दोष देने की बात करें तो फिसी पैंट्स और ब्लेम इट ऑन द वेदरमैन वाले तरीके गजब के हैं। काम करने के लिए अचानक से बिल्कुल परफेक्ट माहौल की मांग शुरू हो जाती है। हाँ, कि कमरा एकदम खुला होना चाहिए। वही ना, दिमाग कहता है जब तक कमरा एकदम खुला खुला ना हो, एसी का तापमान बिल्कुल 24 डिग्री पे सेट ना हो और वो वाली महंगी अर्गोनॉमिक कुर्सी और पैरों के नीचे रखने वाला फुटस्टूल ना हो, तब तक मेरे लिए फोकस करना असंभव है। और अगर ये सब मिल भी जाए तो फिर मौसम का क्या? हाँ, खुशकिस्मती से ये सब कुछ मिल भी जाए तो मौसम को बीच में खींच लिया जाता है। अरे बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे रोमानी मौसम न भला किसका दिमाग स्प्रेडशीट में चलता है। हाँ, या फिर गर्मी का बहाना। बिल्कुल। इतनी चिलचिलाती धूप है, गर्मी से दिमाग पिघल रहा है, अभी तो बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता। मनोविज्ञान में इसे स्थितियों पर नियंत्रण न होने का बहाना बनाना कहते हैं। मतलब एक्सटर्नलाइज करना। हाँ, जब अंदर से काम करने की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही होती है तो इंसान उन बाहरी चीजों में कमियां ढूंढने लगता है जिन पर उसका कोई जोर नहीं है,
जैसे मौसम या ट्रैफिक की आवाज। हम्म। ये खुद को निर्दोष साबित करने की एक मनोवैज्ञानिक चाल है। इंसान खुद को समझा लेता है कि मैं तो पूरी ईमानदारी से काम करने चाहता था, लेकिन ये माहौल ही मेरे खिलाफ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन शरीर का इस्तेमाल सिर्फ उठकर चलने या मौसम को दोष देने तक सीमित नहीं रहता। किताब की स्प्लैट और मिरर वाले हिस्से को पढ़कर तो किसी की भी हंसी छूट जाएगी। अरे हाँ, वो शीशे वाला। सच में अचानक से इंसान शीशे के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अपने ही चेहरे की कमियां खोजने लगता है। फिर उसे कोई एक छोटा सा बमुश्किल नजर आने वाला पिंपल दिख जाता है। और फिर जो शुरू होता है वो खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल। फिर उस पिंपल को तब तक फोड़ना, नोचना और दबाना शुरू होता है जब तक कि चेहरा लाल ना हो जाए और इतना खराब न दिखने लगे कि इंसान को खुद पर ही तरस आने लगे। और एक वो भी तो है, डिगिंग फॉर गोल्ड। ओ गॉड, हाँ। इसी के साथ एक और बेहद अजीबोगरीब डिगिंग फॉर गोल्ड वाला उदाहरण भी है, जहां इंसान अपनी नाक खोदने और उसे साफ करने में ही अपना कीमती आधा घंटा बर्बाद कर देता है। सुनने में यह कितना अजीब, फूहड़ और बचकाना लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सच है। सुनने में ये भले ही फोल्ड लगे, लेकिन इसके पीछे की जो न्यूरोबायोलॉजी है वो बहुत गहरी है। सच में इसके पीछे भी विज्ञान है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी और डरावनी चुनौती का सामना करता है तो उसका दिमाग अनिश्चितता से भर जाता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, कैसा बनेगा, कोई तारीफ करेगा या आलोचना, ये सब इंसान के नियंत्रण से बाहर होता है। अनिश्चितता तो डराती है। ऐसे में दिमाग इंस्टेंट कंट्रोल यानी तुरंत और पूर्ण नियंत्रण का एहसास चाहता है। एक पिंपल को फोड़ना या कोई भी छोटी बेमतलब की शारीरिक गतिविधि करना एक ऐसा काम है जिसका परिणाम तुरंत सामने आता है। ओ, मतलब हम कंट्रोल वापस पाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। यह इंसान को एक झूठा एहसास दिलाता है कि वो अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से पर, चाहे वो एक छोटा सा पिंपल ही क्यों न हो, पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता है। ये उस घबराहट को शांत करने का एक बहुत ही अजीबोगरीब मैकेनिज्म है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हम अनजाने में अपने ही शरीर को अपनी सफलता के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, एकदम सच। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि शरीर थक गया है और मौसम भी एकदम परफेक्ट है। जब ये सारे प्राकृतिक बहाने खत्म हो जाते हैं, तब हमारे पास आता है 21वीं सदी का सबसे बड़ा और सबसे अचूक हथियार, मनोरंजन और तकनीक। इसके बिना तो टालम टोल की बात ही अधूरी है। बिल्कुल। एंड्रू बुचर ने इस पर गहरा और बहुत ही सटीक तंज कसा है। कंसोल वॉर और द रैबिट होल जैसे चैप्टर्स इसके पक्के गवाह हैं। काम छोड़कर लोग इंटरनेट पर इस बात की लंबी चौड़ी बहस में उलझ जाते हैं कि एक्सबॉक्स ज्यादा बेहतर है या प्लेस्टेशन। हाँ, जैसे कि दुनिया का भविष्य और विश्व शांति इसी बात पर टिकी हो कि कौन सा गेमिंग कंसोल बेहतर है। और तो और लेखक ने एक बहुत ही मजेदार रूपक का इस्तेमाल किया है। वे मारियो और लुइजी जैसे मशहूर वीडियो गेम किरदारों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कैसे हर बार प्रिंसेस पीच को बचाना भी असल में एक टालम टोल का तरीका है। मतलब गेम खेलते हुए इंसान खुद को एक हीरो समझता है। एग्जैक्टली, ताकि उसे अपनी असल जिंदगी की असफलताओं का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यूट्यूब का वो जादुई रैबिट होल तो है ही, जहां कोई व्यक्ति सिर्फ एक 5 मिनट का एजुकेशनल वीडियो देखने जाता है और घंटों गायब हो जाता है। हाँ, और 4 घंटे बाद वो दारूड़ के सैंडस्टॉर्म गाने पर बैठकर अनजान लोगों के अजीबोगरीब कमेंट्स पढ़ रहा होता है। तकनीक और इंटरनेट तो जैसे टालमटोल करने वालों के लिए एक वरदान बन गए हैं। ये डिजिटल दुनिया ऐसी तरह डिजाइन की गई है कि ये हमारे ध्यान को पूरी तरह से सोख ले। लेकिन टालमटोल के संदर्भ में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक भटकाव नहीं है, ये इंसान का एक सक्रिय चुनाव है। सक्रिय चुनाव मतलब हम जानबूझकर करते हैं। बिल्कुल। जब किसी जरूरी काम का तनाव बढ़ता है तो दिमाग के उस हिस्से पर जोर पड़ता है जो तर्क और योजना बनाता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह थका देने वाली प्रक्रिया होती है। अच्छा। इसके विपरीत सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या वीडियो गेम्स खेलना दिमाग को डोपामाइन का एक तेज, लगातार और आसान शॉट देते हैं। बिना किसी असली मेहनत के दिमाग को इनाम मिलने लगता है। किताब में एक बैकग्राउंड बज नाम का चैप्टर भी है जो इसी डिजिटल भटकाव का हिस्सा है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे एकदम सन्नाटे में काम करना पसंद नहीं है, मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा शोर चाहिए। और फिर वो टीवी चला लेते हैं। हाँ, वे कोई टीवी सीरीज या अपनी पसंदीदा फिल्म चला लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वे उसी में खो जाते हैं। लेखक ने खुद का उदाहरण देते हुए बताया है कि कैसे वे काम करते वक्त बैकग्राउंड में स्टार वॉर्स चला लेते हैं। वो एनाकिन वाला सीन। बिल्कुल। शुरुआत में तो वो सिर्फ बैकग्राउंड का शोर होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वे अपना काम भूलकर स्क्रीन की तरफ पूरी भावनाओं के साथ चिल्लाने लगते हैं, ओह एनाकिन, नॉट द यंगलिंग्स, नॉट द यंगलिंग्स। ये जो बैकग्राउंड शोर वाली बात है, ये मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा है। मनोविज्ञान ये साफ कर चुका है कि इंसानी दिमाग एक ही समय में 2 गहरी एकाग्रता वाले काम नहीं कर सकता। मतलब मल्टीटास्किंग सच में नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वो बस तेजी से अपना ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर बदलता रहता है।
और ऐसे में बैकग्राउंड का शोर कब इंसान का मुख्य फोकस बन जाता है और मुख्य काम कब बैकग्राउंड में चला जाता है, इसका एहसास तक नहीं होता। बाप रे। लेकिन इन सब में, पूरी किताब में, जो मुझे सबसे अजीब, दिलचस्प और आंखें खोलने वाला तरीका लगा, वो है दूसरों का रक्षक या सेवियर बनना। ओहो, योर प्रॉब्लम्स आर माय प्रॉब्लम्स। हाँ, ये चैप्टर पूरी तरह से इसी बारे में है। होता ये है कि इंसान के खुद के सिर पर जरूरी काम की डेडलाइन है, लेकिन वो अपने काम छोड़कर ऐसे दोस्तों को फोन करने लगता है जो खुद अपना काम टाल रहे हैं। और फिर उन्हें ज्ञान बांटना शुरू। एकदम, वो उन्हें ज्ञान देना शुरू कर देता है, उनकी जिंदगी की समस्याएं सुलझाने लगता है। ऐसा महसूस करने लगता है कि पूरी दुनिया की और अपने दोस्तों की समस्याओं के सुलझाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। रुको, अगर मैं इस बात को गहराई से सोचूं तो ये बहुत ही कड़वा सच लगता है। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई अपनी डेडलाइन छोड़कर अपने दोस्त का ब्रेकअप सुलझाने या उसे करियर एडवाइस देने में लग जाता है, तो वो असल में महान या बहुत अच्छा इंसान नहीं बन रहा है। क्या वो सिर्फ एक डरपोक इंसान बन रहा है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए दूसरों की परेशानियों का सहारा ले रहा है? इस बात को आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, और ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। जब कोई व्यक्ति अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद कर रहा होता है तो वो खुद को एक महान रक्षक के रूप में देखता है। मतलब सेवियर कॉम्प्लेक्स। हाँ, इसके दो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक फायदे होते हैं। पहला, वो अपने असली काम और उसकी चुनौती से बच जाता है। दूसरा और सबसे अहम, उसे एक नैतिक श्रेष्ठता का एहसास होता है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। बिल्कुल, वो खुद से और दुनिया से बड़े गर्व के साथ कह सकता है, मैं अपना प्रोजेक्ट इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मैं किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद कर रहा था। तकनीक या दोस्तों का ये ड्रामा असल में इंसान के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह की तरह काम करता है, जहां उसे कोई रिस्क नहीं होता। एकदम सही। इसमें कोई व्यक्तिगत खतरा या असफलता का डर शामिल नहीं है। अगर दोस्त की समस्या नहीं भी सुलझी तो उसमें इस व्यक्ति की कोई हार नहीं है। यह बिना किसी जोखिम के अपनी अहमियत महसूस करने का एक तरीका है। ये सच में एक सुरक्षित पनाहगाह है जहां इंसान का अहंकार और आत्मसम्मान बिना किसी खरोंच के सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इन सभी अजीबोगरीब, हंसाने वाले और कभी-कभी चुभने वाले उदाहरणों के बाद एंड्रू बुचर की ये किताब अचानक एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मोड़ लेती है। हाँ, वो आखिरी हिस्सा। किताब के अंत में एक डिस्क्लेमर यानी चेतावनी का सेक्शन है जो इस सारी हंसी मजाक के बीच एक बहुत ही कड़वे सच से वाकिफ कराता है। और सच कहूं तो ये चेतावनी वाला हिस्सा है इस किताब को सिर्फ एक व्यंग या कॉमेडी किताब होने से बचाता है और इसे मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना देता है। जी हाँ, लेखक इस हिस्से में बहुत साफ तौर पर और बिना किसी व्यंग्य के ये मानते हैं कि टालमटोल हमेशा महज आलस्य नहीं होता। लोग अक्सर इसे आलस्य समझ लेते हैं। बिल्कुल, हम समाज में अक्सर टालमटोल करने वालों को आलसी समझकर खारिज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी अक्सर बहुत गहरी और जटिल होती है। कभी कभी ये टालमटोल किसी गहरे मनोवैज्ञानिक दर्द, हारने के भयानक डर या यहाँ तक कि लत का संकेत हो सकता है। वो इंडल्ज वाला चैप्टर इसी पर है। हाँ, इंडल्ज चैप्टर में इसी बात को उठाया गया है कि कभी कभी ये आदतें इतनी बेकाबू हो जाती हैं कि लोगों को पेशेवर मदद या मनोवैज्ञानिक परामर्श की सख्त जरूरत होती है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। टालमटोल अक्सर तनाव या एंग्जाइटी से निपटने का एक तरीका होता है जिसे हम कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ, जब अंदर कोई गहरा डर होता है, चाहे वो परफेक्ट ना होने का डर हो, रिजेक्शन का डर हो या कोई पुराना ट्रॉमा हो, तो इंसान उस काम का सामना नहीं कर पाता जो उस डर को ट्रिगर करता है। वो भागता है। बिल्कुल, वो इन चीजों की तरफ भागता है जो उसे अस्थायी राहत या सुन्नपन देती हैं। अगर यह स्थिति एक गंभीर स्तर पर पहुंच जाए जहां इंसान की जिंदगी, करियर और रिश्ते तबाह होने लगें, तो इसे सिर्फ थोड़े अनुशासन या टाइम मैनेजमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता। फिर तो प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। एकदम। इसके लिए वास्तव में थेरेपी और मनोवैज्ञानिक मदद की आवश्यकता होती है। इसी मानसिक संघर्ष और आंतरिक लड़ाई को किताब के अ डील विद द डेविल चैप्टर में बखूबी समझाया गया है। ये वो क्लासिक वादा है जो अक्सर हर इंसान खुद से करता है। ठीक है, अभी बस 1 घंटा टीवी देख लेता हूँ या बस थोड़ी देर मजा कर लेता हूँ और फिर बाद में पक्का कसम से पूरी रात बैठकर काम करूंगा। और वो बाद में कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। और फिर काम ना कर पाने पर इंसान इतने भारी अपराध बोध के नीचे दब जाता है कि वो अपराध बोध एक पत्थर की तरह सीने पर बैठ जाता है। अगले दिन उठकर काम शुरू करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मनोविज्ञान में इसे प्रोक्रेस्टिनेशन गिल्ट साइकिल कहा जाता है और ये एक बहुत ही दुष्चक्र है।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब इंसान काम टालकर मजा कर रहा होता है, मान लीजिए वो फिल्म देख रहा है, तो वो पूरी तरह से उस फिल्म का मजा भी नहीं ले पाता। हाँ, पीछे दिमाग में टेंशन चल रही होती है। बिल्कुल, उसके दिमाग के कोने में लगातार वो पेंडिंग काम खतरे की घंटी बजा रहा होता है। और फिर जब समय निकल जाता है तो अपराध बोध इतना हावी हो जाता है कि इंसान खुद को नाकाबिल और हारा हुआ समझने लगता है, जो कि बहुत दुखद है। ये अपराध बोध इंसान की बची खुची मानसिक ऊर्जा को भी सोख लेता है। काम शुरू करने के लिए जो थोड़ी बहुत ऊर्जा चाहिए थी, वो खुद को कोसने में खत्म हो जाती है। और ये खुद को कोसने की प्रक्रिया कभी-कभी इतनी विनाशकारी हो जाती है कि लोग निग्लेक्ट योर सेल्फ जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। वे सचमुच खुद को सजा देने लगते हैं। मतलब खाना ना खाना, सोना नहीं। हाँ, खुद को इतना भूखा रखना या काम करने के नाम पर लगातार कई रातों की नींद इतनी खराब कर लेना कि अंत में इंसान सच में बीमार पड़ जाए। ये तो सेल्फ साबोटाज हो गया। बिल्कुल। और जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसे काम छोड़ने का एक वैध कारण मिल जाता है। तब वो कह सकता है, मैं तो इतना बीमार हूं या मैं इतना थक चुका हूं, अब इस हालत में मुझसे काम कैसे होगा। ये एक बहुत ही डरावना सच है कि इंसान काम से बचने के लिए खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचाने तक को तैयार हो जाता है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? आप पूछ रही हैं कि इस पूरे किताब का निचोड़ क्या है? हाँ, हमने डेस्क साफ करने की उत्पादकता के भ्रम से लेकर पिंपल्स फोड़ने तक और वीडियो गेम्स की दुनिया में खो जाने से लेकर गहरे अपराध बोध में डूबने तक की बात की। एंड्रू बुचर की इस किताब के इन 101 तरीकों का पूरा निचोड़ क्या है? अगर हम इस मुद्दे को थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये समझ में आता है कि एंड्रू बुचर ने ये किताब भले ही एक तीखे मजाक और व्यंग के रूप में लिखी है, लेकिन इसका असली उद्देश्य समाज को और हर व्यक्ति को एक बहुत ही साफ आईना दिखाना है। एक कड़वा आईना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति इन 101 अजीबोगरीब आदतों को पढ़ता है तो उसे अचानक ये एहसास होता है कि वो कितनी हास्यास्पद, बचकानी और कभी-कभी नुकसानदेह तरकीबों से अपने ही डर से भाग रहा है। सही बात है। यह व्यंग एक तरह का शॉक थेरेपी है। ये इंसान को उसकी अपनी बनाई हुई भूल-भुलैया से बाहर निकालने का एक प्रयास है। ये दिखाता है कि इंसान अपना काम करने में जितनी ऊर्जा लगाता, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा वो उस काम से छिपने में बर्बाद कर रहा है। तो आज के इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। चाहे वो काम शुरू करने से पहले पूरा दिन घर की साफ सफाई में लगा देना हो, विकिपीडिया या यूट्यूब के रैबिट होल में गिर जाना हो, शीशे के सामने खड़े होकर पिंपल्स फोड़ना हो, क्या दोस्तों की समस्याओं का ठेका लेना हो, हाँ, या परफेक्शन का इंतजार करना हो, ये सब असल में एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। और वो सिक्का आलस का नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठे डर का है। बिल्कुल सही। सुनने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ा संदेश ये है कि एंड्रू बुचर की इस किताब के बारे में जानकर या इस डीप डाइव को सुनने के बाद खुद को कोसना नहीं है। हाँ, क्योंकि खुद को कोसना भी तो टाल मटोली है। एग्जैक्टली। खुद को कोसना और आत्मग्लानि में डूबना भी टाल मटोल का ही एक और चालाक तरीका है। इसके बजाय अपनी इन अजीब और मजेदार आदतों को पहचानना है। मतलब अवेयरनेस लानी है। बिल्कुल। जब अगली बार काम छोड़कर कीबोर्ड के कोनों की धूल साफ करने का मन करे तो खुद पर मुस्कुराना है, उस डर को पहचानना है जो ये सब करवा रहा है, और फिर चुपचाप वापस अपने उस जरूरी काम पर लौटना है, चाहे वो कोई किताब लिखना हो, ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या जिंदगी का कोई भी अहम फैसला हो। एकदम सही बात है। और अंत में इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? क्या इंसान काम इसलिए टालता है क्योंकि उसे मेहनत करने से डर लगता है, या फिर वो इसलिए टालता है क्योंकि उसे इस बात का खौफ है कि अगर उसने अपना 100% दे दिया, अपनी पूरी जी जान लगा दी और फिर भी वो सफल नहीं हुआ तो वो किसे दोष देगा? ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। खुद को तसल्ली दे सकता है कि अगर मैंने पूरा समय दिया होता तो मैं पक्का सफल हो जाता। बिल्कुल, वो पोटेंशियल का भ्रम जिंदा रहता है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इंसान असल में किस चीज से ज्यादा डर रहा है, काम करने की उस मेहनत से या अपनी असली क्षमता और उसके परिणामों का सामना करने से? वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज की इस डीप डाइव से हम विदा लेते हैं। सोचते रहिए, अपने उस डर को पहचानते रहिए, और हाँ, अब वक्त आ गया है उस काम को शुरू करने का जो कल पर टला हुआ था। मिलते हैं अगली विस्तृत चर्चा में।